हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो रोज़ की तरह आज भी यहां पे आपके शामिल हूं, आपके साथ हाजिर हूं वीडियो नंबर 8 लेकर, जो कि मैथ का यहां पे मिक्स क्वेश्चन चल रहा है। डेली 9 बजे रात को मैथ का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, ये 8वां वीडियो है। इसके पहले मैं आपको 7वां वीडियो तक पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आप वहाँ पर जा डेली आकर के 9:30 बजे आएंगे, आपको डेली यहाँ पर पढ़ने का मौका मिलेगा और अपना जो है प्रैक्टिस कंटिन्यू लगा रहेगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते हैं और 1 बाय 1 आंसर करते हैं। सबसे पहला सवाल है, किसी वृत्त की जीवा, सवाल ध्यान से पढ़ेंगे। किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होता है। तो पहले तो एक वृत्त बनाते हैं। चलिए पहले वृत्त बना ले। ठीक है, मान लिया वृत्त है, टेढ़ा कपड़ा बन गया। किसी वृत्त की जीवा की लंबाई क्या है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या क्या होता है, बीच में होता है ना। अब जो जीवा की लंबाई है वो त्रिज्या के बराबर, ये मान ली त्रिज्या है ना, त्रिज्या होता है ये। तो ये जो त्रिज्या है यही जीवा की लंबाई है, मान लीजिए ये है। हालांकि यहाँ पे बड़ा दिख रहा है आपको, तो हम छोटा सा गोल सब वृत्त, हाँ अब देखो कुछ बनेगा, है ना। ये मान ली कि यहाँ पे है, ये है त्रिज्या, तो ये क्या है, जीवा है। तो समझो ये जो है ना, ये क्या है, त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या है। और ये जो ए बी मान लिया, ये क्या है, जीवा है। सवाल बोल रहा है ना कि जीवा की लंबाई जो है वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी कि जितना आर है उतना ये भी है। तो तीनों भुज आपस में क्या है, बराबर हो गया। अभी बड़ा दिख रहा है लेकिन रियल में क्या है, तीनों भुज आपस में बराबर है। तो बोलता कि जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, ये जीवा के द्वारा केंद्र पे कितना डिग्री कोण बनता है, ये बोला केंद्र पे कितना डिग्री कोण बन रहा। आप मुझे बताएं कि ये तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि त्रिभुज के जब तीनों भुजाएं बराबर होती है ना, जब त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, तो उस वो त्रिभुज क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समबाहु त्रिभुज के आपको पता है सभी कोण क्या होता है, 60-60 डिग्री होता है ना। तो सब जब 60 ही 60 होगा तो फिर देखो तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। और ऐसे ही पढ़े हैं कि किसी भी त्रिभुज के अगर दो भुजा बराबर हो तो उसके संगत कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो ये दोनों भुजा बराबर तो संगत कोण बराबर है, ये भी तो बराबर है, तो इसके संगत कोण ये भी तो बराबर होगा, है ना। यानी कि सभी कोण आपस में बराबर होगा, और बराबर होने का मतलब कि 60-60 डिग्री होगा तभी तो बराबर होगा, क्योंकि 180 तो लाना है। तो जीवा के द्वारा केंद्र पे कितना डिग्री कोण बन रहा, 60 डिग्री का कोण बन रहा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। ओके, चलिए सवाल बोलता है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य और 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या का योग क्या होगा। तो 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पहले पता करना चाहिए कि आप कि दो अंकों की, हालांकि आप पढ़ें कि सबसे छोटी अभाज्य कितना होता है, 2 होता है, लेकिन ये तो 1 अंक की है। बोला 2 अंक आना चाहिए। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो कौन है, 11 है, क्योंकि यही तो 10 लेते हैं तो 10 क्या है, 10 अगर लेते हैं। ओके, यहाँ पे एक ऑप्शन छूट गया था। तो कहने का मतलब ये है कि 2 अंक की सबसे छोटी जो भाज्य संख्या वो क्या है, 11 है। और 2 अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये बोला जा रहा है कि अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन है, 11 है। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 2 अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, वो है 10 है ना। देखो 2 अंक है कि नहीं, और ये भाज्य संख्या जब इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 21 आ जाएगा। यही तो मैं लिखना भूल गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो कभी कभी बहुत से ऐसे जोड़ते हैं कि 12 है, नहीं है 10 ही तो है 2 अंक की। तो क्या इसका आंसर होगा, ऑप्शन होगा इसका सी। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका, सी हो गया। चलो अगला सवाल बोलते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी सम संख्या का गुणनफल क्या होगा। लीजिए तो ध्यान से पढ़िएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, 2 है। और सबसे छोटी सम संख्या का गुणनफल, सबसे छोटी सम संख्या कौन है, 2 ही तो है, जो सबसे छोटी सम संख्या भी है। गुणनफल बोला कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा बात, क्या बोला जा रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य, तो अभाज्य कौन सबसे छोटी होती है, 2 होती है, जो अभाज्य संख्या है जो सबसे छोटी है। और सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या कौन होगा, 2 ही तो होगा। अब बोला गुणनफल, तो गुणा कर देंगे। योगफल बोलता तो जोड़ते, अंतर बोलता तो घटाते, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कौन अपरिमेय नहीं, मतलब परिमेय आपको पहचानना है। अपरिमेय नहीं के मतलब क्या हुआ, परिमेय है, मतलब इसमें 3 जो है अपरिमेय। देखो ये क्या है, इसको गुणा करेंगे तो √6 आ जाएगा, तो ये क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, ये क्या, देखो 35 का रूट निकलेगा नहीं, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। ठीक है, अच्छा ये देखते हैं, तो 64 का तो निकल जाएगा, 81 निकल जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है, अपरिमेय संख्या है, दोनों मिलके और जुड़ रहा, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर क्या बनता है, अपरिमेय संख्या बनता है। हाँ, इसका अगर आप बनाते हैं तो आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो 2 है, √150 को अभी हम पढ़े थे, कल पढ़े थे, 150 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5√6, चूँकि 5√6 बोले तो 5 गुना 5 गुना 6, 55 25 6 150 होता है ना।
तो ये तो 150 है, तो 5 निकल गया बाहर, ये √6 हो गया, 2√6 है। तो √6 को √6 से गुना करें तो 6 से आ जाएगा, बाकी सबसे गुना कर दो। तो पता क्या चल रहा कि सी जो है वो परिमेय संख्या है, आप परिमेय संख्या नहीं है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, बी हो जाएगा। ओके, तो ये पता क्या चल रहा कि आंसर इसका बी वाला होगा, सी वाला नहीं, हम बोल दे गलत, बी होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं कि द्विघात बहुपद के यहाँ पे शून्यक बताना है। शून्यक कैसे निकालेंगे, शून्यक बहुत ईजी है। शून्यक देखिए जी, x को x से गुना कर देंगे, x² - 2x है। शून्यक जब भी निकालने बोले तो इतना बराबर 0 करेंगे, ठीक है। अब देखो शून्यक निकालना है ना हमको, तो इसको क्या करते हैं, x से कॉमन ले लेते हैं जी, तो क्या बचेगा, अच्छा तो फिर वही हो जाएगा, तो x² यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसको जो करना क्या है ना, ये बोल रहा बहुपद दिया हुआ है, इसका शून्यक निकालना है, मतलब ये दिया हुआ है, ठीक है। x से इंटू x से -2 इतना बराबर 0 कर दीजिए। तो आप जैसे गुणनखंड बनाते हैं ना, तो गुणनखंड में कैसे करते हैं, x से -2 बन के आता है, x से +3 इस तरह से बन के आता है ना, तो कैसे निकालते हैं शून्यक, x से -2 बराबर 0 करते हैं, x से बराबर 2 करते हैं ना। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे देखो x से -2 जो है x +3 से क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, यहाँ सिर्फ x से गुना हो रहा है, x के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो एक अगर अलग करेंगे तो x से बराबर 0 बन जाएगा, और इसको अलग करेंगे तो x से -2 बराबर 0, तो x बराबर क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो एक ठोका शून्यक x से आया, x के शून्यक मतलब x से बराबर 0 आ गया, और क्या आ गया, 2 आ गया, यानी कि इसका आंसर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ही यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बोलता क्या कि शून्यकों का गुणनफल निकालिए, और ये पता है क्या है, त्रिघात है, कौन सा है वापस, त्रिघात वापस शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा बीटा गामा। ओके, तो त्रिघात बहुपद बोला मतलब अल्फा बीटा गामा, फॉर्मूला होता है -d/a होता है ना, -d/a फॉर्मूला होता है। तो d कितना, ये देखो -3 है, और यहाँ पे पहले से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और a कितना है, 3 है, तो इसको काटोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है। अगर बोलता है क्या, रैखिक समीकरण जो दिया हुआ है ये युग में दिया हुआ -x + 3y - 4 बराबर 0, 2x - 6y + 8 बराबर 0। तो बोलता है कि इस ऑप्शन चुनिए कौन सा होगा, तो हमको हल निकालना पड़ेगा, इसका कितने हल होगा तभी तो पता चलेगा कि कितने हल है, तो उसके हिसाब से विरोधी अविरोधी आश्रित होगा। तो ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है, ठीक है। तो यहाँ पे a1/a2 कर देंगे, तो -x किसका गुणांक है, -1 का गुणांक है, और ये कितना गुणांक है, 2 गुणांक है। सॉरी, ये दिखते b1 कितना 3 है, ये कितना देखते हैं -6 देते हैं, काटेंगे तो 3 दूना 6, यानी कि यहाँ भी बचेगा -1/2, यहाँ भी -1/2 आ रहा, और फिर यहाँ पे करेंगे c1/c2 करेंगे तो -4/8 आ जाएगा, 4 दूना 8, यानी कि -1/2। पता क्या चल रहा कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, आपस में तीनों क्या है, बराबर है। जब तीनों बराबर होता है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आश्रित, क्या बोलते हैं, आश्रित बोलते हैं। उसका जो रेखा बनता है संपाती रेखा बनता है, संपाती, ठीक है। इसके अनेक हल होते हैं, कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, ठीक है। चलिए अगला बोलता है कि समीकरण दिया हुआ है, अब इसको हल कीजिए और उभयनिष्ठ होंगे, मतलब किसका हल करने के बाद इसका आंसर बताना x y का। तो देखो 3x + 2y बराबर 6 है, 5x - 2y बराबर 10 है। तो आपको देखो यहाँ 2y यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, तो कुछ करना नहीं है, उसको क्या करना, जोड़ देना, घट जाएगा, 5 दिन 8x बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 8 दूना 16 आ गया, x बराबर कितना घट 2 आ गया। अब x का वैल्यू किसी इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, तो हम रखते हैं, चलो ये फर्स्ट हमारा, ये सेकंड समीकरण है, तो किसी एक में फर्स्ट है या सेकंड में, जिसमें मर्जी उसमें रख दीजिए। तो फर्स्ट में अगर रखते हैं x का वैल्यू, तो 3 × x का वैल्यू कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 + 2y तो लिखा हुआ ऐसे ही, बराबर 6 ऐसे रहने देंगे। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 6, आइए माइनस चल जाएगा, 3 दूना 6 उधर चल जाएगा, माइनस बन जाएगा, तो 2y बराबर 0 हो गया। तो y का वैल्यू क्या हो गया, 0/2, यानी कि 0। तो x का वैल्यू 2 और 0 कितना गया, 2 और 0, यहाँ लिख देंगे 2 0, देखो ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि यदि दो रेखाएं बिंदु 1 और 0 प्रतिच्छेद करते हैं तो x y का वैल्यू क्या है। तो बड़ा आसान सवाल है, मतलब प्रतिच्छेद तो कर ही रहा है, और आपको पता है ये जो होता है x से वाला होता है, ये क्या होता है, y वाला होता है। तो बोल रहा है x से y क्या होगा, तो देखो वही होगा, मतलब x से भी वही 1 ही होगा, y भी 1 0 होगा, जैसे ज्यों कहते हैं सेम टू सेम। क्या हो गया इसका आंसर। हाँ, अगर बोलता y और x से बोलता तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखना पड़ता, लेकिन निर्देशांक पहले x से ही होता है, ठीक है। बोलता क्या है कि संख्या -4 और 12 के बीच का समांतर माध्य निकालिए, -4 और 12 के बीच। तो समांतर माध्य का मतलब समझ रहे हैं, इसको जोड़ दीजिएगा और जोड़ के जितना संख्या उतने से डिवाइड कर दीजिएगा। तो हम जोड़ते हैं -4 + 12 जोड़ दिए, और कितनी संख्या, 2 संख्या, 2 से डिवाइड कर दिए, 12 में 4 घटेगा तो 8/2, 2 चौक 8 है, एकदम बच्चा सवाल, ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। चलिए नेक्स्ट टाइम से सवाल को थोड़ा सा और हार्ड करने की कोशिश करेंगे हम। AP दिया हुआ है यहाँ पे,
ये अब बोलता है 50वां पद क्या होगा। 50वां पद मतलब एन निकालना है, एन दिया हुआ है, टी एन निकालना है। 50वां पद मतलब 50वां नंबर पे कितना संख्या लिखाएगा। जैसे पहला नंबर पे 2 है, दूसरा नंबर पे 3 है, 4 है, तीसरा नंबर पे 6 है, चौथा नंबर पे 8 है, पाँचवा नंबर पे 10 है, तो 50वां नंबर पे क्या होगा। ऐसे तो क्लियर पता चला कि 50वां नंबर पे 100 ही होना चाहिए, है ना, क्योंकि 50 गुना 100, 2 2 बढ़ रहा है ना। तो ऐसे बना लेते हैं। टी एन के फॉर्मूला का होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये बनाते हैं। ए का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। एन कितना बोल रहा, 50वां, तो 50 माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना है, इसका अंतर कितना देखो, तो अंतर 2 का अंतर हो रहा, तो 50 प्लस कितना जगह, सॉरी 2, 50 में से घटेगा तो 49 गुना 2, तो 2 प्लस 49 दूना 98, कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे 100, आया ना। तो ऐसे तो सिंपल यहाँ पे दिख रहा था, तो भारी से था नहीं। 2 से विभाज्य प्रथम 20 धन पूर्णांकों का योग निकालें, योगफल निकालना है। 2 से विभाज्य मतलब 2 से कटना चाहिए, है ना, 2 से कट जाना चाहिए, 2 से विभाज्य बोल रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। 2 से विभाज्य प्रथम 20 धन पूर्णांकों का योगफल। तो 2 से विभाज्य कौन कौन हो सकता है, 2 से विभाज्य तो पहले 2 ही तो होगा। अच्छा, धन पूर्णांक बोल रहा, तो 2 4 6 लीजिए, जितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कहाँ तक बोल रहा, 20 धन 20 तक। तो आप ऐसे भी लिख दीजिए, तो फिर ऐसे ही कर सकते हैं। योग निकालना, योग सबको जोड़ देना है। तो एसन का फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या होता है, n/2, ये 20 धन है, यही तो हमारा n है, बोलता है ना 20 धन मतलब 20 पीस, तो n/2, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो n कितना है, 20/2, 2a, a का वैल्यू कितना है, देखो a का वैल्यू 2 है, शुरू वाला a होता है 2 प्लस n माइनस 1, यानी 20 माइनस 1, और डी कितना है, ये कितना का अंतर, देखो कितना का अंतर हो रहा, 2 का अंतर हो रहा ना। तो कितना आ गया, 10 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 20 में से घटेगा 19, 19 दूना 38 हो गया जी। तो देखो 10 गुना 38 4 कितना होता है, 38 4 गुना है 8 4 12 42। अब इसको कर देंगे 420, लीजिए कितना आ गया, 420। इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ओके, आप इसका चाहो तो फार्मूला भी यूज कर सकते। फार्मूला होता है ना, ये देखो 2 से विभाज्य मतलब क्या हुआ, 2 4 6 कहाँ तक, 20 तक। तो सम संख्या भी तो है ना, सब तो सम ही संख्या है, प्रथम सम संख्या है। फार्मूला n इंटू एन प्लस 1 भी यूज करोगे तो आ जाएगा। n कितना बोल रहा है, 20 पीस बोल रहा है ना, 20 पीस, तो 20 गुना 20 कितना होगा, 21, 21 गुना 42, 420। इसका आंसर ऐसे भी ला सकते हो आप, जैसे मर्जी चला दो। ये तो खैर बताया हूँ मैं आपको, पहले भी बताया हूँ कि इसका आंसर क्या करेंगे। देखो निकालने बोल रहा, अब इसमें बोल रहा है, इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना है, 6 है, तो -6/a कितना है, 2 2 3 6, कितना गया, -3 आ गया, ठीक है। और फिर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, क्या होता है, c/a, c का वैल्यू कितना है, देखो -6 है, और a का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 3 6, यानी कि दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बंदे को तो आपको याद भी हो गया समीकरण। ये देखो दिया हुआ है, विवेचक निकाली, क्या निकाले, विवेचक। तो विवेचक कैसे निकालते हैं, डी बराबर कैसे निकालते हैं, b² - 4 ऐसे निकालते हैं ना। तो b कितना है, यहाँ पे b के जगह पे q लिखा हुआ है, तो q का स्क्वायर कर देंगे -4, और a के जगह पे p लिखा हुआ है, और c के जगह पे r लिखा हुआ है ना। तो क्या करेंगे, q² - 4pr, देखिए है q² - 4pr, देखिए -4 के, देखो प्लस भी दिया हो माइनस भी, ध्यान देना आपको, ठीक है। सॉरी, इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं जी। कौन द्विघात समीकरण नहीं है, कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण है। तो देखिए सबसे पहले x तो रूट में आ गया, जब x रूट में आता है तो द्विघात समीकरण नहीं होता है। x देखो बटा में आ गया, जब बटा होता है तो द्विघात समीकरण नहीं होता है। यहाँ पे देखो तो अच्छा एक बात तो याद रखो, यहाँ पे आप बोले सर ये तो नहीं है, तो देखो अगर इसको काट दीजिएगा तो कुछ तो बचेगा नहीं, 2 घात वाला तो बचेगा ही नहीं समीकरण, फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा, ये तो पूरा कट जाएगा ना। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, क्योंकि निकालोगे ना a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, तो घात तो बचेगा। इसको काट रहे हैं, ये देखो ऐसे लिखा 1/x², इसको काट दीजिएगा तो कुछ तो बचेगा नहीं, 2 ही बचेगा, ऐसा 3 बचेगा। तो द्विघात समीकरण तो हुआ नहीं ना, समीकरण के लिए 2 घात होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला बोलता त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका शीर्ष दिया हुआ है। तो ये भी मैं सवाल आपको बता चुका हूँ। फॉर्मूला होता 1/2x 1 2 3 1 2 3 प्लस 2 3 1 2 3 1 प्लस 3 1 2, ठीक है, ये होता है। देखो जी ये हमारा क्या x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है, x3 है, y3। अच्छा x2 कितना है, 0 है, तो x2 यहाँ दिख रहा। अगर x2 में 0 हम यहाँ पे रख दें तो सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से कोई चीज़ को गुना करते क्या होता है, 0 होता है।
x3 कितना है, 0 है। यहाँ भी x3 अगर रख देते हैं तो सब 0 हो जाएगा, मतलब उधर से कोई मतलब ही नहीं रहा, हमारा 0 खत्म हो गया। ठीक है, अब x7 कितना है, -4 है, तो -4 ही लिखते हैं। y2 कितना है, देखो y2 है 3, अब y3 कितना है, 0 है, तो कितना आ जाएगा 1/2, 4 तिया 12, तो इसको बाहर निकालेंगे तो 1/2 -12, 2 छक 12 -6, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस में होता है, माइनस में कभी नहीं होता। ठीक है, अगला सवाल बोलता है त्रिभुज के केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करती है। ये देखिए, त्रिभुज का केंद्रक कौन होता है, ये माध्यिका और ये माध्यिका। ठीक है, त्रिभुज के केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करते हैं, तो याद रखिएगा 2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं, 2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि त्रिभुज का प्रत्येक ये क्या है, ये माध्यिका है, तो माध्यिका जो है ना केंद्रक को जो है ऊपर दूसरा भाग नीचे एक भाग, मतलब 2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं, याद रखिएगा। अगला बोलता कि ये जो बिंदु दिया मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो बता चुके x1 y1 है, x2 है, y2 है। ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो x1 कितना है जी, -2 है, x2 कितना है 2 है बाई 2, y1 कितना है -8 है, y2 कितना है जी -4, तो प्लस -4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0/2, ये कितना 8 4 12/2। ओके, तो देखो ये तो 0 हो जाएगा, एक काटेंगे 2 छक 12, तो कितना -6 आ गया, तो ऑप्शन दिख रहा है जी, दिख रहा है, ऑप्शन क्या हो रहा है, डी हो रहा है। ओके, बोलते हैं क्या cos 90 - थीटा, आपको पता है ना cos 90 - थीटा क्या होता है, cos 90 - थीटा होता है, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, ऑप्शन तो दिया हुआ नहीं, cos 90 - थीटा होता है sin थीटा, जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, कोई माइनस साइन ए मत कर देना। ये सवाल तो मैं बहुत बना चुका हूँ, इसको हल कीजिए, आप खुद से हल कीजिएगा, हम नहीं हल करेंगे। ठीक है, 2-3 बार करा चुका हूँ, इसका वैल्यू पुट करना है आपको, और 1 + tan² 30 डिग्री। ठीक है, इसका वैल्यू पुट करो, आ जाएगा, पता है इसका हल आ जाएगा √3/2 आ जाएगा, इतना आंसर। अब आप बोलेंगे √3/2 किसके बराबर होता है, तो sin 60 का वैल्यू होता है ना √3/2, यानी कि इसका आंसर 1 होगा। आप बनाएंगे और नीचे कमेंट करेंगे, ठीक है, कि बन गया, यस लिख के कमेंट करेंगे, यस सर बन गया, तो समझ जाएंगे हम। ये देखो, अभी इसको भी हम बता दें क्या, इसको परमेकरण करना, क्या करना, परमेकरण, sin थीटा लिखा हुआ है बाई 1 + cos थीटा, चलो बनाते हैं, तो परमेकरण करें तो 1 - cos थीटा बाई 1 - cos थीटा। ठीक है, ऊपर गुना कर दो तो sin थीटा × 1 - cos थीटा। अब नीचे क्या है, देखो a + b a - b, a + b a - b क्या होता है, a² - b², a² - b², यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस cos का स्क्वायर। ठीक है, और आप जानते हैं जी 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, जानते हैं, पहले तो ऊपर लिखते हैं 1 - cos थीटा, और 1 - cos स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा, तो ऊपर से एक साइन, नीचे से एक साइन कट जाएगा, तो एक पीस तो साइन बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 साइन, स्क्वायर का मतलब 2 साइन यहाँ पे है, तो क्या बचा 1 - cos थीटा बाई sin थीटा, एक साइन बच गया ना कटने के बाद। ऑप्शन दिख रहे हैं 1 - cos बाई sin, दिख रहा है, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए जी, ये बोलता कि इसका वैल्यू पुट करो। देखो आपको किसका वैल्यू पता है, तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, sin 45 का वैल्यू कितना होता है, tan 1, sin 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है जी। ठीक है, cos 45 का कितना वैल्यू होता है, cos 45 याद नहीं आ रहा, तो cos 45, तो जो sin 45 वही cos ही 45 होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, sec 45 याद नहीं आ रहा, tan 45 का cos 45 का वैल्यू याद है, cos 45 का वैल्यू है याद 1/√2, तो इसको उल्टा कर दीजिएगा, sec 45 हो जाएगा। ठीक है, और cosec 45 नहीं याद आ रहा, तो sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2, sin 45 भी ऐसे होता है, तो इसको उलट दीजिएगा तो हो जाएगा cos 45, तो √2 कट गया, क्या बचा 1 1 1, क्या हो गया आंसर इसका, 1 हो गया। अगला सवाल बोलता है sin a का मान होता है सदा 1 से कम या बराबर होता है, सदा 1 से बड़ा होता है। sin, देखो sin जो थीटा होता है, sin 0 डिग्री बराबर 0 होता है, sin 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 होता है, और sin 45 भी है ना 1/√2 होता है, और sin 90 डिग्री जो 1 होता है। पता क्या चल रहा कि 0 से sin जितना डिग्री बढ़ रहा है, इसका वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा। अब देखते हैं, सदा 0 से कम होता है, 0 से तो कम कभी होता ही नहीं है, आंसर गलत। सदा 1 से बड़ा होता है, देखो सदा मतलब क्या होता है, हमेशा, क्या 1 से कम नहीं होता है, होता है ना, ये बोला सदा 1 से बड़ा होता है, मतलब 1 से कम नहीं होता है, तो ये गलत नहीं बोल रहा। 0 के आसपास होता है, 0 से बड़ा भी तो होता है। सदा 1 से कम या बराबर, हाँ 1 से कम, देखो हो रहा है ना 1 से कम, या तो 1 के बराबर होता है, बिल्कुल सही बात बोल रहे थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा।
52 ताश की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंकते हैं, उसे एक यदृक्ष पत्ता निकालते हैं, तो काले रंग होने के क्या प्रयोग था? पत्ता के काले रंग, मतलब एक पत्ता निकाल लिए, 52 पीस पत्ता में से एक पत्ता निकाले, तो बोला है कि काला रंग होने के पत्ता के प्रयोग क्या है? तो आपको पता होता है कि ताश में 26 पीस काला रंग और 26 पीस लाल रंग बोला होता है, तो काले रंग के बारे में बोल रहा, तो 26 में से कोई निकल सकता है बटा 52, 1/2 है ना, क्या आंसर है? इनमें से कोई नहीं, लीजिए इनमें से कोई नहीं, 3-4 सवाल मैं दे दिया हूँ, ठीक है। तो ध्यान देंगे काले रंग का, इसने बोला कि बादशाह, इसे नहीं बोला, खाली बोला काले रंग के होने, तो काले रंग का तो 26 पीस होता है, काला रंग तो लाल होता है, और 26 होता है, 26 लाल 26 काला, तो काला रंग के प्रयोग मतलब 26 बटा टोटल कितना है 52, तो 1/2। क्लियर है? चलो, एक वृत्त की त्रिज्या r से घटाकर आधा कर जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो पहले वृत्त की त्रिज्या r से घटा के आधा कर देंगे, तो पहले जो वृत्त था, मतलब ये पहली स्थिति में वृत्त था, तो त्रिज्या का r था, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr²। अब क्या बोलता है ना, ये त्रिज्या ने घटा के क्या कर दिया, आधा कर दिया, छोटा कर दिए, तो त्रिज्या r किसका हो गया, इसका r त्रिज्या कितना हो गया, r/2 हो जाएगा, त्रिज्या जिसका हो जाएगा r/2 हो जाएगा, बोला ना, घटा कर आधा कर देंगे, तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप देखिए क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, πr², इसका भी करेंगे, तो πr का वैल्यू कितना, यहाँ पे r का वैल्यू पूरा लिखेंगे r/2 का स्क्वायर, तो पाई हो गया और r²/4 है ना। तो देख रहे यहाँ पे ये आया है, और ये कितना आया πr²/4, तो यहाँ पे पूरा था, यहाँ चौथाई, इसका चौथा भाग हो गया ना। जब त्रिज्या को आधा किए तो पहले वाली जो वृत्त का क्षेत्रफल जो बन रहा था, और जब आधा करने के बाद जो वृत्त का क्षेत्रफल बन रहा, इस पहले का 1/4 भाग बन गया, देख रहे हैं ना, 1/4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं πr² गुना 1/4, 1/4 भाग बन गया, तो क्या आंसर होगा 1/4, गुना नहीं बल्कि 1/4। समझ में आया? अगर बोलते वृत्त की कितनी बड़ी से बड़ी जीवा खींची जा सकती है, वृत्त की कितनी बड़ी से बड़ी जीवा खींची जा सकती है, वृत्त पे जितना मर्जी होता है जीवा इधर से खींच दो, हाँ लेकिन केंद्र से होते हुए जाते हैं, तो जितना भी खींच सकते हैं, यहाँ से जिधर मर्जी, जहाँ खाली केंद्र से होकर गुजरना चाहिए। कितने खींच सकते हैं बताओ, तो कोई गिन सकते हैं इसको? अभी भी, अब तो कोई गिन लेगा, हाँ अभी नहीं गिनेगा, अब कोई गिनेगा तब हो ही नहीं रहा है ना, मतलब पूरा अगर ऐसे कर लीजिए, कोई गिन पाएगा? कोई गिनिएगा? कभी नहीं गिन पाइएगा। अनंत हम खींच सकते हैं, अनंत, बाप रे मेरा तो लाल हो गया पूरा। चलो बोलता है 14 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का व्यास क्या होगा? इजी है ना, वृत्त का व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr बराबर दिया, 14 सेंटीमीटर, 14 पाई दिया, लीजिए पाई, तो पाई काटो, 2 7 14 7 होगा, r बराबर कितना हो गया 7, तो व्यास बोला ना, तो r जब 7 हो गया तो व्यास क्या हो जाएगा, दुगना कर दो, 7 दूना 14 भी क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला बोलता है कि परिसर निकालना है, परिसर तो बताया बहुत बार मैं आपको, परिसर में जो बड़ा है ना और जो छोटा से घटा देंगे, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा देखिए 43 है ना, 43 जो सबसे बड़ा है, तो 43 यहाँ पे लिखते हैं बड़ा है, और सबसे छोटा कौन है? देखो सबसे छोटा है क्या, 0 है, 0 जो वो सबसे छोटा है, तो घटाइएगा तो कितना आएगा, 43 आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। क्लियर है? अगला बोलता है कि 2 पासों को फेंकने पर योग 12 से अधिक होने की प्रयोगता क्या होगा? आप जब पासा फेंकते हैं तो पता क्या होता है, 0 0 1 1 1 2 1 3 इस तरह आता है, 1 6 भी आता है, फिर 2 से जोड़िएगा तो 2 6 भी आएगा, 3 से जोड़ेंगे तो 3 6 भी आएगा, 4 से जोड़िएगा तो 4 6 भी आएगा, 5 1 5 2 5 3 तो 5 6 होगा, 6 1 6 2 6 3 इस तरह जोड़ेगा तो 6 6 होगा, तो 12 लास्ट में जो आखिर में आ रहा है वही 6 6 12 हो रहा, बाकी सब में 12 से कम हो रहा। बोला 12 से अधिक आने की प्रायिकता, कभी 12 से तो कभी अधिक आ ही नहीं सकता, इसलिए इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0, असंभव घटना जो कभी घट ही नहीं सकती है। ये सवाल तो पढ़ चुके हैं कि वृत्त पर स्पर्श रेखा है खींचा हुआ, ये इधर से लिया मैंने, इधर से लिया, और ये मान ली P दिया हुआ, ये A है, ये B है, ठीक है, ये केंद्र है। बोलता है वृत्त का स्पर्श रेखा PA की लंबाई दे दिया 8 सेंटीमीटर, तो PB बोलता है। मैं आपको बताया था वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, तो जब ये 8 तो ये भी 8 है ना। चलिए तो यहाँ पे देख रहे हैं 30 सवाल कंप्लीट हो गया। कैसा लगा आपको, मजा आ गया? नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हार्ड करने के लिए, थोड़ा से घुमा करके आपको देने के लिए, ताकि आप लोग भी नाचे घूमे और मजा आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो का लास्ट करना, जितना नंबर आया नीचे कमेंट करना। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। और किस टाइम क्लास होती है नीचे कमेंट में जाओ, वहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, बाय।